जय हिंद दोस्तों, CRM लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉर्ड कर्जन की आंतरिक नीति चल रही थी। क्या पढ़ रहे थे? आंतरिक नीति। आंतरिक नीति में एक दो टॉपिक बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे विदेश नीति। ठीक है, तो देखते हैं आंतरिक नीति में क्या है। पहला है शिक्षा संबंधी नीति। शिक्षा संबंधी जो लॉर्ड कर्जन था वो शिक्षा से संबंधी एक बात बोलता था एशिया के परिप्रेक्ष्य में और खासतौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में। बोलता था कि पूरब एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कोई भी डिग्री नहीं मिलती। क्या बोलता है कर्जन? पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कोई डिग्री नहीं मिलती। इसका कोई डिग्री नहीं मिलती। ये ऐसा क्यों बोलता है? पूर्व, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूर्व क्या है। ठीक है, ये देखते हैं पूर्व क्या है। इसके लिए दूसरी स्लाइड पे हम चलते हैं। देखो, मैंने बताया था पहले वाले सिलेबस वाले एनालिसिस जब करा था, बताया था आपको ये एक लाइन होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है दिशा बताते हैं। इधर क्या होता है पूरब और इधर पश्चिम, उत्तर, और नीचे क्या होता है दक्षिण। आप देखेंगे भारत जो है वो पूर्व की तरफ है, एशिया जो है आप देखेंगे किसकी तरफ है? पूर्व की तरफ है। तो ये भारत है, ठीक है। भारत किधर साइड आ रहा है? पूर्व के साइड आ रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है वो? पूर्व जो है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कोई डिग्री नहीं मिलता, मतलब इलेक्ट्रल समझता है। हम लोग को क्या समझता है? इलेक्ट्रल समझता है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये जो यूरोप था ये पश्चिम में पड़ता था, ये अपने आप को पश्चिमी मानती है, इसलिए आप सुनते हैं वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता, ये अब अक्सर आप सुनते होंगे। तो यही है, ये वेस्टर्न लोग जो है इनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, ये ऐसा हमको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर आप देखेंगे ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा पश्चिम में पड़ रहा है। ये क्या पड़ रहा है? सबसे ज्यादा पश्चिम में पड़ रहा है देखने पे। लेकिन इसके पीछे क्या है? ये अमेरिका जो था 1492 में इसका खोज हुआ। ठीक है, ये एक नई दुनिया के कॉन्सेप्ट में आता है। तो इसके पहले क्या था? यूरोप ही पश्चिम में था, इसके लिए इसको अक्सर क्या मानते हैं? इसको हम पश्चिम में मानते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्या पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या मानते हैं? अपने आप को पश्चिम मानते हैं। जब इधर अमेरिका का जब खोज हो गया तो इसको भी पश्चिम में मानने लग गया। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम में है ही। इसके आगे देखते हैं हम, कर्जन पे चलते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे। देखो 1901 में ये क्या करता है कर्जन? 1901 में शिमला में एक शिष्टमंडल बुलाता है। ठीक है, और किस लिए बुलाता है? शिक्षा पे संबंधित बात करने के लिए। क्योंकि ये जब देखता है कि यहाँ पर शिक्षा जो है वो हिंदी माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो, तो इसको ये सही नहीं लग रहा। ये सोच रहा था कि अंग्रेज जो है कि हम क्या करें, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दें। कौन सी शिक्षा दें? अंग्रेजी, जिससे हम एक हार्ड मास का एक अंग्रेज पैदा कर सके, जिससे हमारे कार्य को कम जो है कि वेतन में कर सके भारतीय लोग। ठीक है, इसके लिए क्या करता है? एक शिष्टमंडल बुलाता है और 1902 में जो है कि क्या करता है? एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन करता है। और उस गठन में आप देखेंगे गुरुदास नाम के एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, वो इस समिति में भी रहते हैं और इसका वो बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारतीयों को अपना जो है कि शिक्षा देना चाहिए, जो कि एक ताच्य शिक्षा होती है। ठीक है, लेकिन ये मानता नहीं है और लास्ट में क्या करता है? 1904 में ये विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित कर देता है। ठीक है, और ये 1923 तक बना रहता है। इसका बहुत ही विरोध होता है, इससे शिक्षा संबंधी का बहुत विरोध होता है। इसीलिए इसको अक्सर देखते हैं क्या बोलते हैं? प्रतिक्रियावादी। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा वायसराय था ये? प्रतिक्रियावादी वायसराय इसको मानते हैं। ठीक है, ये इसका शिक्षा संबंधी था। नेक्स्ट देखते हैं,
ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसका अन्य सुधार, ठीक है। अन्य सुधार में क्या था, सबसे पहले देखेंगे तो कलकत्ता निगम का पुनर्गठन, ठीक है, पहला ये था। अब कलकत्ता निगम पुनर्गठन का क्या था, मैंने बताया था लॉर्ड रिपन जो था स्थानीय स्वशासन बनाया था, ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन का मतलब जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो गांव में मुखिया होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या करते हैं अपने गांव का देखते हैं कि क्या यहाँ पर कौन सी विकास की जरूरत है। उसमें क्या था, भारतीय ज्यादा थी क्योंकि निर्वाचित होते थे। कौन होते थे, भारतीय होते थे। इसमें क्यों होते थे भारतीय, क्योंकि निर्वाचित होते थे। जब निर्वाचन से आएंगे तो भारतीय ही आएंगे, जब भारतीय आएंगे तो भारतीयों का जो है कि ज्यादा बात मानी जाएगी। इसलिए इसने क्या किया, भारतीयों को हटाने के लिए इसने यहाँ पर निर्वाचन की जगह पे क्या कर दिया, मनोनीत का कॉन्सेप्ट लेकर आया। क्या लेकर आया, मनोनीत। और जब मनोनीत करेंगे तो किसको मनोनीत करेंगे, अंग्रेजों को ही मनोनीत करेंगे, यूरोपीय को मनोनीत करेंगे। इसमें क्या होगा, यूरोपियों की संख्या बढ़ जाएगी। किसकी संख्या, यूरोपियों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें भारतीय क्या कर जाएंगे, घट जाएंगे। जब भारतीय घट जाएंगे इसमें तो फिर क्या होगा, तो ज्यादातर जो अंग्रेज होंगे तो उनकी ज्यादा बात होगी, ठीक है। उनका जो भी वो नियम लाएंगे उनका कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, ठीक है। ये इनका था कलकत्ता का निगम का पुनर्गठन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन स्मारकों के सुरक्षा अधिनियम। प्राचीन स्मारक जैसे आप देखते हैं ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ठीक है, प्राचीन मंदिर है, ये सारी चीज़ों को मरम्मत कराना, जैसे टूट रही है फूट रही है, जैसे पुराना होता चला जाता है तो उसकी मरम्मत होती है, ठीक है। उसकी मरम्मत के लिए इसने एक अधिनियम लाया, ठीक है। ये क्या करता है, एक अधिनियम लाता है जिसको जैसे बोलते हैं एंशियंट जो होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, इसको जीर्णोद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार का मतलब मरम्मत कराने के लिए क्या होता है, मरम्मत कराने के लिए एक अधिनियम लाता है। जिससे जो पुरानी चीज़ें जो भी होंगे उनको क्या करेंगे, हम मरम्मत उसका करेंगे और उसको संरक्षण देंगे। क्या देंगे, संरक्षण देंगे। जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ये पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। ये पुरानी चीज़ें, इनको क्या करना है, इसकी मरम्मत करके रखना है ताकि ये हमेशा सदैव ऐसे बनी रहे और इसको हम जो है कि अपने आने वाली पीढ़ी को दिखा सके कि पुराने समय में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये इसका क्या था, प्राचीन स्मारक की सुरक्षा का अधिनियम, ठीक है। लिस्ट देखते हैं। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति। इसके पहले हम क्या देखते हैं कि इसका प्रशासन, और प्रशासन किस में आता है, राजनीतिक में आता है। अब इसका देखेंगे विदेश नीति, जो पहले आंतरिक था, अब ये विदेश नीति है। विदेश नीति का मतलब ये होता है जैसे हमारा भारत देश है, उसके आसपास के जितने भी देश है उससे हमारा कैसा संबंध है, ठीक है। उसको संबंध को सुधारने के लिए जिससे कि और भी कोई शक्ति उस पर आक्रमण न कर सके और हम अपने देश को बचा सके, ठीक है। इसके लिए क्या करता है, ये विदेश नीति बनाता है। और विदेश नीति में किसके किसके साथ रहता है ये, सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी का कबायली क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा फारस की खाड़ी और चौथा तिब्बत का, ठीक है। अफगानिस्तान तो आप पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास में भी, ठीक है, लॉर्ड रिपन वगैरह जो भी थे उनके में भी था। तो इसको हम मैप पे थोड़ा देखते हैं, मैप पे देखते हैं थोड़ा तो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये देखो, ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का है, ठीक है। लेकिन ये पहले इसी में था क्योंकि पहले क्या था, भारत ब्रिटिश साम्राज्य था। तो यहाँ पर जो है अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ से 106 किलोमीटर इससे भारत की सीमा से लगता है, किसका, अफगानिस्तान का, ठीक है। 106 किलोमीटर मिलता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, जैसे मैंने अभी बताया था मैप का उत्तर पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम का जो मैंने बताया था अभी, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण का, ठीक है। तो जब पहला मैंने क्या बताया था, उत्तर पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी कबीलाई क्षेत्र, नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का जो ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र था पूरा अफगान तक, ये किस में आता था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आता था। यहाँ पर कबीले लोग रहते थे। जैसे पहले क्या होता था, कबीले के लोग होते थे, उनका एक सरदार होता था
और सरदार क्या करता था, सारे नियम करता था, यहाँ पर कोई भी सरकारी कानून नहीं चलती थी। तो उसको रोकने के लिए जैसे ये होते क्या थे, जो कबलियाई जो लोग थे यहाँ से यहाँ तक, ये भारत में आ जाते थे। कबीले के लोग जो थे ये बर्बर होते थे, ये आ जाते थे और यहाँ पर क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे। यहाँ पर क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे, जिससे भारतीय जो ब्रिटिश भारत था, इससे जो है कि यहाँ पर जो सैनिक होते थे, सैनिकों को बहुत हानि होती थी। सैनिकों को क्या होता था, बहुत हानि होती थी। कौन से क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर होगा, यहाँ पर पश्चिम होगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ के क्षेत्र उत्तर पश्चिम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए क्या करता है कर्जन, सबसे पहले देखता है कि अगर हम इसको कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर इसको रोक सके, क्योंकि ये आक्रमण बराबर कर रहे थे, ये बर्बर हो रहे थे, इनको रोकना भी बहुत जरूरी था। तो इसने एक काम किया, इसने कहा इन लोग से, उत्तर पश्चिमी जो कबलियाई क्षेत्र था उन लोगों को, कर्जन ने कहा कि एक काम करो, मैं आपकी कोई आंतरिक शक्ति में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप जिस तरीके से अपना शासन चलाना चाहो आप चला सकते हो, मैं जो है कि उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, आप आंतरिक स्वतंत्र हो। लेकिन क्या था, इस पे जो है कि केंद्र का शासन रहेगा, केंद्र का रहेगा, मतलब जो महारानी है उनका क्या है कि शासन इस पे रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर जो प्रशासन कर रहा है, वायसराय जो कर रहा है, उसका कानून इस पे जो है कि लागू नहीं होगा। कौन से क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये तो पहला हो गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और इनको दूसरा क्या दिया, इनको आर्थिक सहायता भी दिया। क्या दिया, आर्थिक सहायता दिया। पहला आंतरिक स्वतंत्रता दिया, दूसरा आर्थिक सहायता दिया। आर्थिक सहायता का मतलब ये, इनको पैसे की जरूरत हो, ठीक है, आप किसी चीज़ की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, तो आप हमसे संबंध जो है कि ले सकते हैं, आर्थिक सहायता ले सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर बर्बरता ना दिखाए, आप यहाँ पर आक्रमण करके जो है कि लूट मार वाला काम न करें, जिससे कि जीवन हमारा बेकार ना हो और लोग जो है कि अच्छे तरीके से रह सके। तो ये इसका आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार था। तीसरा इसने क्या किया, जस्ट इसके पीछे यहाँ पर क्या किया, चौकी बनवाई, पुलिस चौकी। क्या बनवाया, पुलिस चौकी बनवाया। यहाँ पर किसको रखा, अंग्रेजों को रखा, अंग्रेजों को रखा। ठीक है, अंग्रेज रेजिमेंट यहाँ पर रखा पीछे, कि अगर कोई, अगर मान लो यहाँ से रूस आता है या कोई भी साम्राज्य नीति अगर अपनाता है कोई विदेशी, अगर यहाँ पर आक्रमण करता है तो कभी ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते, तो इनकी सहायता के लिए क्या करता है, पुलिस जो है कि चौकी बनाए रखा था, जिससे कि वहां पर जाकर वो उनको रोक सके और कबीलाई क्षेत्र जो थे इनको सहायता दे सके। कौन, कर्जन के पुलिस। ठीक है, ये इसका था उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र। उसके बाद दूसरा जो है वो अफगान का क्षेत्र था। अब ये देखेंगे अफगान का क्षेत्र। अब मैंने इसके पहले बताया कि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, इसको काट के इसने दे दिया कबीलाई वाले को। तो अफगान जो थे इससे कुछ नाराज हो गए कि जो कि हमारा जो कुछ क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, उत्तर पश्चिमी कबीलाई क्षेत्र के पास चला गया, जिससे जो है कि क्या हो गए, थोड़ा सा क्षुब्ध हो गए। इसके पहले एक था अब्दुल रहमान, यहाँ का जो आमिर था, कहाँ का, अफगान का। यहाँ पर कौन होते थे, आमिर होते थे अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। ये अब्दुल रहमान रहता है, ये क्या करता है, यहाँ की जो है कि नीति थी, जो पहले की संधि थी उसको स्वीकार किया था। जैसे कि आप देखेंगे 1893 में लैंसडाउन जो था वायसराय यहाँ का, वो क्या करता है, डूरंड, क्या करता है, डूरंड जो रेखा था उसको बनवाता है और यही सीमा लगती है भारत से। ठीक है, डूरंड सीमा। तो जब ये अब्दुल रहमान की मृत्यु हो जाती है, अब्दुल रहमान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब अब्दुल रहमान की मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा वो रहता है हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। ये क्या करता है, पुरानी संधि को मानने से इनकार कर देता है। ये बोलता है कि हम कोई संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ क्षेत्र जो है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चला गया है, और जो है कि जो ये फारस है, यहाँ पर क्या है, फारस है, फारस की खाड़ी है। तो यहाँ के जो देश थे उनसे जिस तरीके से संबंध है, उस संबंध को हमारे साथ भी जो है कि कर दिया जाए। हमको वैसे ही जिसे इन लोगों को जो है कि अधिकार मिला है, वैसे हमारे साथ भी व्यवहार किया जाए। तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है,
जो लॉर्ड कर्जन रहता है वो किसी कार्य के लिए भारत से जो है कि बाहर चला जाता है। जब भारत से बाहर जाता है तो यहाँ पर एक कार्यवाहक प्रशासक छोड़ के आता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपने एक दूत को भेजता है। कहाँ भेजता है? अफगानिस्तान में दूत को भेजता है और उससे कहता है, हबीबुल्लाह से कहता है कि आप हमारी पुरानी संधि को स्वीकार कर ले और जो है कि हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखे। हबीबुल्लाह जो रहता है उसको क्या करता है, मान लेता है, पुरानी संधि को मान लेता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो रूस था, रूस का जो है कि पहले से मैं पिछली क्लास में बताया था, रूस जो है था, रूस यहाँ तक आ चुका था और ये सोचता था कि अगर रूस यहाँ से जो है कि अफगानिस्तान पे अगर कब्जा कर लिया या इससे जो है कि सहायता मांग के हमारे भारत पे, ब्रिटिश भारत पे जो है कि कब्जा कर सकता है या फिर युद्ध कर सकता है, इसको बचाने के लिए इसने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। तो ये था अफगान नीति। पहला हो गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का और दूसरा अफगान नीति का। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो है फारस की खाड़ी का है, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्षेत्र है, जो इधर वाला जो क्षेत्र है, आप देखेंगे यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर इराक है, यहाँ पर सऊदी अरबिया है, यहाँ ओमान और ये यमन, यहाँ पर है फारस की खाड़ी, यहाँ पर है फारस की खाड़ी। अब यहाँ क्या था, यहाँ पर बहुत सारे जो देश थे विश्व के, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ठीक है, रूस हो, यहाँ पर जो है कि अपना अधिकार कर रहे थे, यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहे थे सारे लोग। यहाँ तक कि फ्रांस जो था, फ्रांस यहाँ पर कोयले का एक स्टेशन भी स्थापित कर लिया था। कहाँ पर? ओमान में, ठीक है। यहाँ पर फ्रांस आ गया था। जब फ्रांस यहाँ पर आ गया और कोयले का स्टेशन जब बना लिया तो कर्जन के लिए एक सिरदर्द बन गया कि यहाँ पर कभी भी हमारे भारत पे आक्रमण कर सकता है और यहाँ की जो सोर्सेस है वो किसके, फ्रांस के पक्ष में चला जाएगा। और इसके पहले आप पढ़ेंगे जो यूरोपीय का जो आगमन था, देखेंगे फ्रांस से और जो है कि ब्रिटिश से युद्ध होता है और यहाँ से इनको जो है कि निकाल देता है फ्रांस को। तो ये स्थिति दोबारा ना बने इसके लिए इसने क्या करता है, इससे यहाँ पर दौरा करता है। कौन करता है? कर्जन। कर्जन क्या करता है? यहाँ का दौरा करता है। और एक चीज़ और था, यहाँ की जो फारस की खाड़ी जो है यहाँ पर लोग बसते थे, अगर यहाँ से जो है कि क्या करते तो जो समुद्री लुटेरे होते थे, कौन होते थे? समुद्री लुटेरे। जो समुद्री लुटेरे होते थे यहाँ पर आसपास रहते थे, जब कोई नाव जाता था, ठीक है, उस पे अगर जो है कि माल वगैरह भरा रहता था, इस पे कब्जा कर लेते थे। इस पे क्या कर लेते थे? कब्जा कर लेते थे। ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए कर्जन ने क्या किया, यहाँ पर एक नियम बनाया कि यहाँ पर जो है कि जाकर क्या करना चाहिए, हमको अपना दौरा करना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा धमकी देना चाहिए कि यहाँ पर जो है जितने भी और शक्तियाँ हैं उनको भगाया जा सके, ठीक है। तो जो कर्जन का विदेश मंत्री रहता है वो क्या करता है? कर्जन का विदेश मंत्री, कर्जन का विदेश मंत्री इन लोगों को जो है कि क्या करता है, एक धमकी देता है कि यहाँ से जो है कि सबको खाली करा दिया जाए। जो यहाँ पर फ्रांस था, जर्मनी था, ठीक है, अन्य जो शक्तियाँ थी, इनको बोला कि यहाँ से जो है कि हटा दिया जाए। और यहाँ पर कौन आता है? कर्जन भी आ जाता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है कि हमारे पास ये शक्तियाँ हैं और मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत कर सकता हूँ, जिससे यहाँ के जो फारस की खाड़ी के जो लोग थे वो डर गए और उन्होंने क्या किया, अन्य शक्तियों को यहाँ से जाने के लिए मना लिया और ये सारी शक्तियाँ यहाँ से वापस चली गई। ये इसका क्या था? फारस की खाड़ी का नीति था। तीसरा देखते हैं, तिब्बत का जो क्षेत्र था, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे भूटान, यहाँ पर देखते हैं भूटान है और यहाँ पर तिब्बत है। जैसे आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, ठीक है, वैसे तिब्बत में दलाई लामा होता है। कौन होता है? दलाई लामा। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये एक पद है, ठीक है। तो जब कर्जन था, कौन था? कर्जन। जब कर्जन वायसराय था तो जो यहाँ तिब्बत का जो दलाई लामा था, ये अल्पवयस्क से जो है अल्पवयस्क से जो है कि वयस्क हो चुका था। दलाई लामा क्या हुआ था? वयस्क हो चुका था। और जो ये दलाई लामा था, दलाई लामा का जो शिक्षक था,
जो शिक्षक था वो रूस का था। दलाई लामा का जो शिक्षक था वो रूस से बिलोंग करता था, और इसने क्या किया, दलाई लामा को रूस के जार से मिलवा देता है, इसका संबंध स्थापित करवाता है रूस के जार से। अब रूस में जो राजा होते हैं उनको जार बोला जाता है, रूस के जो राजा होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जार बोला जाता था। ठीक है, तो ये रूस के जार से मिलवा देता है कौन, दलाई लामा का जो शिक्षक रहता है। अब इससे चिंतित हो जाता है करचन, क्योंकि ये रूस जो था वो साम्राज्यवादी विस्तार नीति पे जो है कि चल ही रहा था, और यहाँ तक आ ही गया था अफगानिस्तान के पहले, जो कि ये बफर जोन हो चुका था। तो इससे बचने के लिए क्या करता है, तिब्बत की जो है कि वो देखता है तब तिब्बत में जो है कि अपनी नीति को बनाया जाए, कि जिससे जो है कि क्या हो, रूस का यहाँ पर प्रभाव न पड़ सके। इसके लिए क्या करता है, ये हस्बैंड नाम के सेनापति को क्या करता है, भेजता है तिब्बत में। ठीक है, सेनापति को भेजता है। जब सेनापति जाता है वहां पर तो 700 तिब्बतियों को मार देता है, 700 तिब्बतियों को मार देता है। ठीक है, अब जो ये यंग हस्बैंड जो रहता है, ये 700 तिब्बतियों को जब मार देता है तो वहां से जो है कि जो दलाई लामा रहता है वो भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, तो रूस की तरफ भाग जाता है। और ये जो यंग हस्बैंड रहता है ये लहासा, लहासा तिब्बत का जो राजधानी है लहासा, वहां पर जो है कि पहुंच जाता है, वहां तक की उसकी सेना पहुंच जाती है। जब यहाँ से जो दलाई लामा जब चला जाता है तो उसका एक प्रतिनिधि छोड़ के जाता है। जो प्रतिनिधि रहता है उनकी नीतियों को जो है कि मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए हामी भर देता है। और इस पे अब देखेंगे जो भूटान जो क्षेत्र है, भूटान और तिब्बत के बीच में यहाँ पर एक चुंडी घाटी है। चुंबी घाटी, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ का आप देखेंगे तो 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपए हर जाना इससे भरने के लिए बोलता है। कौन, अंग्रेजी जो यंग हस्बैंड था, सेनापति था, इसे बोलता है कि 75 लाख रुपए आपको देना है। तो इसके लिए क्या करता है, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए, कितना, 1 लाख, 1 लाख प्रतिवर्ष, 1 लाख प्रतिवर्ष देने के लिए जो है कि स्वीकार करता है। कौन, जो है कि दलाई लामा का प्रतिनिधि जो था। 1 लाख, जब तक ये पूरा 75 लाख पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है कि चुंबी घाटी पे अंग्रेजों का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा, अंग्रेजों का अधिकार रहेगा, अंग्रेजी रेजिमेंट यहाँ पर रखी जाएगी, अंग्रेजी रेजिमेंट यहाँ पर रखी जाएगी। अब ये करके क्या किया, तिब्बत से भी अपने उसने जो है कि एक अच्छी नीति बनाकर रूस को वहां से बाहर कर दिया। ठीक है, ये इसका था विदेश नीति। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये फर्स्ट उत्तर, ये अफगानिस्तान, और ये फारस की खाड़ी, और ये तिब्बत का। नेक्स्ट देखते हैं, ये लहासा की संधि, लहासा की संधि जो हुई थी प्रतिनिधि के बीच, इसका है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का विभाजन देखते हैं, नई स्लाइड लेके। बंगाल का विभाजन, जब लॉर्ड फर्जन रहता है तो एक चीज देखता है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जो है कि एकता बहुत था। इसको तोड़ने के लिए क्या करता है, बंगाल का विभाजन करता है। क्या करता है, बंगाल का विभाजन। जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, इकट्ठा होते थे। ये सबसे पहली बात कि ये बंगाल जो क्षेत्र था, यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, बहुत ही पढ़े लिखे होते थे, और यहीं से राष्ट्र की भावना निकल रही थी। क्या हो रहा था, राष्ट्र की भावना। और इसी राष्ट्र को तोड़ने के लिए क्या करता है, इसका विभाजन करता है। और रीजन क्या देता है कि हम प्रशासन के लिए, किसके लिए, प्रशासन के लिए, प्रशासन में सुविधा हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं।
बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे बंगाल का जो विभाजन कितने कितने क्षेत्रों में कैसे हुआ था। इसमें कई राज्यों मिलकर जो है कि क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो क्षेत्र रहता है बिहार। सबसे पहले जो क्षेत्र रहता है बिहार, यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा। दूसरा कौन सा रहता है, उड़ीसा रहता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ का जो क्षेत्र बचता है वो पश्चिम बंगाल रहता है, पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद यहाँ का जो नीचे का जो भाग रहता है ये रहता है पूर्वी बंगाल। यहाँ का क्षेत्र क्या रहता है, पूर्वी बंगाल। और यहाँ का थोड़ा सा जो भाग रहता है वो रहता है असम का। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो ये क्षेत्र है बिहार, और ये उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल, और ये पूर्वी बंगाल, ये थोड़ा सा भाग असम का। तो कितने क्षेत्र हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये 5 क्षेत्र मिलकर जो है कि क्या आता है, बंगाल का विभाजन करते हैं। ये चीज अगर अब मैप पे एक बार देख लेंगे तो दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो रटना पड़ेगा। ये पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। अब ये कर सकते क्या है, इसको बांटते कैसे हैं, ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ से इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, इधर का जो भाग रहता है, जो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी रहती है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी रहती है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता ही रहती है की राजधानी। और जो पूर्वी बंगाल इसको रहता है, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल मिला रहता है, और इसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल रहता है पहले वाले पार्ट में। दूसरे पार्ट में जब असम और पूर्वी बंगाल जब मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बंगाल। इसकी राजधानी क्या रहती है, ढाका रहती है। इसकी राजधानी क्या रहती है, ढाका। इसको 2 पार्ट में बांट देता है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ थी, उसमें से 8 करोड़ बंगाल की थी। ठीक है, 8 करोड़ बंगाल की थी। अब इसको जो है कि क्या कर देता है, बांट देता है। इधर देखेंगे यार, अगर इधर देखें 4.2 करोड़ हिंदू होते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 80 लाख ये होते हैं होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसमें मुस्लिमों का अल्पसंख्यक हो जाता है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक इसमें कौन है, मुस्लिम है, क्योंकि इनकी संख्या इससे कम है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, उससे कम जो संख्या जिनकी हो उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। अब यही अगर देखेंगे पूर्वी बंगाल में, ठीक है, पूर्वी बंगाल में क्या होता है, 1.2 करोड़ जो होते हैं हिंदू होते हैं, और 1.8 जो करोड़ होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। ठीक है, इधर अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम है, और इधर अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, इधर अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, हिंदू हो जाएंगे। ठीक है, दो पार्ट में इसको कर दिया।
अब इधर का जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल था, इधर का जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल था। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, और तीसरा कौन सा आता था? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर क्या बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। और इसकी राजधानी क्या देता है? इसकी राजधानी बनाता है कलकत्ता। और जो पूर्वी बंगाल रहता है इसमें दो पार्ट रहते हैं, दो क्षेत्र रहते हैं इसमें। पहला असम का भाग रहता है थोड़ा सा, और दूसरा पूर्वी बंगाल का जो बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बांग्लादेश। ठीक है, ये मिलके क्या होता है? पूर्वी बंगाल बनता है। और इसकी राजधानी कौन सी रहती है? इसकी राजधानी होती है ढाका। ये था बंगाल का विभाजन, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। ये अल्पसंख्यक हो गए, इसमें कौन मुस्लिम हुए और इसमें अल्पसंख्यक हिंदू हुए। और जब ये दोनों को अलग अलग बांट दिया तो फिर इसने क्या बताया कि जो है कि यहाँ पर भड़काने के लिए कि देखो यहाँ पर तुम लोग कम हो और तुम्हारे ऊपर ये हावी हो सकते हैं, कौन? हिंदू हावी हो सकते हैं और तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। और यहाँ पर पूर्वी बंगाल में क्या बोलता है कि हिंदुओं को भड़काता है कि आपके ऊपर मुस्लिम जो है वो आक्रमण कभी भी कर सकते हैं, आप जो है कि खतरे में है। और इससे क्या कर देता है? इसको हिंदू और मुस्लिम को क्या करता है? आपस में लड़ा देता है। ठीक है, ये इसका बंगाल विभाजन था। अब इसके देखेंगे विरोध में। सबसे पहले देख लेते हैं 20 जुलाई को 20 जुलाई को क्या करते हैं? बंगाल विभाजन का घोषणा करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं। ठीक है, जब इसकी घोषणा होती है तो 7 अगस्त 1905 को क्या होता है? जो भारतीय लोग थे कलकत्ता के टाउन हॉल से इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसके इस नीति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और विरोध में क्या होता है? स्वदेशी। क्या होता है? स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना। स्वदेशी और बहिष्कार। और बहिष्कार किसका? ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना। ठीक है, क्या करते हैं? स्वदेशी और बहिष्कार का जो है कि पहला इनकार आता है। और दूसरा ये क्या करते हैं? गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में स्नान क्यों करते हैं? कि अंग्रेजों को सद्बुद्धि दे। ठीक है, और तीसरा क्या है? ये एक दूसरे को राखी बांधते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हिंदू मुस्लिम मिलके क्या करेंगे? एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हिंदू और मुस्लिम क्या करते हैं? एक दूसरे को राखी बांधते हैं कि जो है कि हम क्या करेंगे? एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और चौथा क्या करते हैं? ये उपवास रखते हैं। उस दिन उपवास रखते हैं कि जो है कि हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये 20 जुलाई और 7 अगस्त। तो फिर आप देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, इतने विरोध करने के बावजूद भी क्या करता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर देता है। बंगाल विभाजन मैंने पहले बताया कि कैसे कैसे हुआ, कितने लोग उसमें शामिल थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
जब बंगाल विभाजन हो गया, स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या था, जो जितने भी भारतीय लोग थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी ब्रिटिश के जो सामान थे चाहे कपड़े थे, उन्होंने उसकी राखी मतलब जला दी। ठीक है, उसको क्या कर दिया, जला दिया। ब्रिटिश कपड़े को होली जला दी, ब्रिटिश कपड़ों की होली जला दी। ठीक है, सरकारी कार्यों में बाधा लग गया, सरकारी कार्यों में असहयोग। ठीक है, क्या हुआ, जो सरकारी कार्य थे उसमें जो है कि भारतीय लोग ने क्या कर दिया कि हम सहयोग उसमें नहीं करेंगे, हम अपने स्वदेशी को पालन करेंगे, हमारे भारत में जो बना होगा, जो निर्मित होगा, हम उसी को जो है कि इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आप समझ में आया तो दोबारा आप क्लास देखेंगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा।